विक्रम सिंह साहब, जरा बताइए, इससे पहले कि ये बहस राजनीतिक हो जाए कि चुनाव में कौन क्या भुनाने की कोशिश कर रहा है, कितनी बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। अलकायदा से लिंक थे, ये अपने आप में क्या कह रहा है? ऐसे स्लीपर सेल्स अगर हैं तो वो कितने बड़े खतरे की निशानी। और इसी के साथ पूरी तस्वीर जो आप समझाएं कि अगर लखनऊ के काकोरी इलाके में इस तरह का स्लीपर सेल है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। अंजना जी, पहले मैं यूपी एटीएस यूपी पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत सफल अनावरण किया इस खूनी षड्यंत्र का। इसके तार पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से, और ये इसकी हैंडलिंग आईएसआई के द्वारा की जा रही है। अंसार गजवातुल हिंद ये इसके संगठन का नाम है, और जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन इनका हुआ है, और इनके यहाँ से 7 किलो विस्फोटक, 5 प्रेशर कुकर, 1 पिस्तौल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। ये पहले भी अंजना जी ये क्षेत्र रेडिकलाइजेशन के लिए और उमर गौतम की गतिविधियों की वजह से ये बहुत ही ज्यादा कुख्यात रहा है, और ये एक संवेदनशीलता की पराकाष्ठा पर रहा है। स्मरण रहे कि लखीमपुर खीरी से बिल्कुल लगा हुआ है, और यहां से आवागमन के रास्ते नेपाल और लखीमपुर खीरी संवेदनशील है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से लगा हुआ है। वहां से जो फेक इंडियन करेंसी है, विस्फोटक है, भागने के और आने जाने के रास्ते बड़े सुगम है। इसलिए उसका जो चुनाव सिलेक्शन हुआ है इस जगह का, ये स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है। इनके जो स्लीपर सेल हैं, इनके अलग अलग तरीके से कौन क्या चीज उपलब्ध कराएगा, कौन रेकी करेगा, कौन मानचित्र देगा और कौन नेविगेट करेगा। रिमोट कंट्रोल अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, फुट सोल्जर दुबग्गा काकोरी में, हैंडलर और स्लीपर सेल अन्यत्र अलग अलग स्थानों पे, और उनको जो चीज उपलब्ध करानी है अलग अलग तरीके से कट ऑफ सिस्टम से अंजना जी इनको उपलब्ध कराई गई। फिर इसको असेंबल करने के तरीके आपके जो टेलीग्राम ऐप है उसके माध्यम से इनको एक्सप्लेन किया गया। टेलीग्राम ऐप ऐसा है कि शायद कम लोग जानते होंगे इस पैनल पे कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम उसको दुरुपयोग कर सकते हैं, उसका एन्क्रिप्शन क्या होता है। लेकिन अगर ये मसरुद्दीन और शकील और मिनहाज इसके भली भांति जानते थे इसके इस्तेमाल को, तो ये दिखाता कितने शातिर दिमाग के थे, इनका प्रशिक्षण किस स्तर का था, और इनके मंसूबे क्या थे, और इनके अंदर जो सामर्थ्य था कितना भयावह था। और ये एक संतोष का विषय है कि इनके बारे में कार्रवाई हो गई, और इनके परिवार से भी पूछताछ जारी है, जिससे कि इनके मंसूबे, इनके गिरोह, इनको मददगार, इनके बारे में वांछित जानकारी पूछताछ से जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, इससे पहले कि मैं त्रिपाठी जी के पास और राजीव राय जी के पास जाऊं, एक कमेंट और चाहती हूं। अब सवाल ये उठेगा कि देखिए, ये इंटरनेशनल लिंक दिख रहा है ना विक्रम सिंह साहब। अब इसका अर्थ ये है कि क्या अलकायदा जैसे संगठन भारत में जमीन बना रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उसका हैंडलर वहां पर मौजूद था, तो जिस तरह से वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म का सीधे उत्तर प्रदेश लखनऊ में अगर एक स्लीपर सेल इस तरह का बन रहा है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है इस पूरे देश के लिए, अगर आतंकवादी साजिशों को अंजाम देना है। एक तीसरा सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहती हूं, और वो सवाल ये है कि मतलब यहां के भारतीय लड़कों का इस तरह से ब्रेन वॉश होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये सब हो रहा है, तो इस पर हम कैसे नियंत्रण पाएंगे? क्योंकि ये जो टेलीग्राम ऐप आप बता रहे हैं सर, अनेकों ऐसे ऐप्स हैं जिनको ट्रैक कर पाना मुश्किल है। अब ये व्हाट्सएप और ये सब तो पुरानी बातें हो गई। हमने देखा कि उसको जब हो रहा था कि शायद बैन हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे ऐप मशरूम की तरह सामने आ गए। अब ऐसे में तीनों सवालों का मुझे जवाब दीजिए, कितनी बड़ी चिंता अगर अलकायदा जैसे संगठन पैर जमा रहे हैं इंडिया में, ब्रेन वॉश कर रहे हैं हमारे यूथ को, और तीसरा अगर हैंडलर पाकिस्तान से इस तरह से ऐसे ऐप्स के जरिए बात करता है। अंजना जी, आपके तीनों सवालों का जवाब सबसे पहले, ये पहली बार नहीं है कि अलकायदा ने अपने पैर यहां जमाने की कोशिश की। 1996 में जनपद सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद सैयद मोहम्मद उमर शेख, जो अलकायदा का नंबर 2 था ओसामा बिन लादेन के बाद, वो गिरफ्तार किया गया। इसके पहले 13 मार्च पिछले वर्ष आईएसआईएस का एक टेररिस्ट मुठभेड़ में मारा गया। और रही बात रेडिकलाइजेशन की, रेडिकलाइजेशन केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व में ये कुंसित प्रयास किया जा रहा है कि इम्पैशनेबल एज के युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाए। लेकिन जहां जहां की सरकारें, जनता जागरूक है, इस कैंसर से अपने बच्चों को बचा रही हैं और उनको मेन स्ट्रीम मिला रहे हैं। हमारे यहाँ भारत से ज्यादा उदार दृष्टिकोण विश्व में कहीं नहीं है। सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिदें हमारे भारत में हैं। हमारे यहाँ जितना आराम से और जितने खुले वातावरण में हमारे मुस्लिम भाई बहन जीवित हैं, उतना विश्व के नहीं, ये मेरा दावा है।
तीसरी चीज, इनको मेन स्ट्रीम में लाना, इसके ऊपर सिंगापुर के बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इंग्लैंड के हैं, उसको हमको यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिस की तरह भारत में लाना चाहिए। अंजना जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रही हूं सर, लौटूंगी आपके पास। बहुत सारे सवाल अभी मेरे मन में, और मुझे याद है सरोजनी नगर में ऐसा ही, जब भीड़भाड़ वाले इलाके में जहां पर चाट लोग खा रहे थे, वहां पर प्रेशर कुकर रख दिया गया था और धमाके हुए थे, काफी नुकसान हुआ था। एग्जैक्टली कितने लोगों की मौत हुई थी वो जरा देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे धमाके भीड़भाड़ वाले इलाकों में किए जा चुके हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, ये सिर्फ पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है, ये वो वक्त भी है जब आपको समझना पड़ेगा कि अलकायदा जैसे संगठन भारत में पैर पसार रहे हैं, और मतलब सिर्फ इस पर राजनीतिक रूप से वाहवाही नहीं, उससे आगे भी बढ़ने की जरूरत है कि कैसे इसका अंत सोचा जाए। जैसा वो कह रहे हैं कि सिंगापुर मॉडल या अलग जगहों से हमारे लड़कों को अगर वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो उसको भी रोकना एक बड़ी चुनौती होगी, ऐसे स्लीपर सेल्स। देखिए अंजना जी, आपने ठीक बात कही है कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, बेहद संवेदनशील है। देश के नागरिकों की, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जीवन सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, और सुरक्षा से जुड़े हुए विषय पर निश्चित तौर पर पीठ हम जरूर थपथपाएंगे। आज खुफिया एजेंसियों के तमाम से जुड़े हुए जो जवान हैं उनकी भी, और यूपी एटीएस की भी जरूर पीठ थपथपाएंगे कि सही समय पे सही सूचना को एक्सप्लोर किया और इन आतंकियों को धर दबोचा है। देखिए, ये इस बात के लिए पीठ हम अपनी जरूर थपथपाएंगे कि आज बहुत वेल कोऑर्डिनेशन है पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों की जो एजेंसीज है, जो एटीएस है, अलग अलग एनआईए है, आईबी है, इन सबका बहुत वेल कोऑर्डिनेशन है। और यही कारण है कि अब देश में जो लगातार पहले भय का वातावरण होता था कि कब बम विस्फोट होगा, कहां बम विस्फोट होगा, कहां आतंकी घटना हो जाएगी। मुझे याद है, मैं सिलसिलेवार कहिए तो उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाएं बता सकता हूं कि 2005 में किस तरह से अयोध्या में बम धमाका हुआ था, 2006 में किस तरह से वाराणसी में बम धमाका हुआ था, 28 लोग मरे थे। उसके बाद किस तरह से अयोध्या में, लखनऊ में, वाराणसी में और फैजाबाद में किस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुए थे। हमें ये सारी घटनाएं याद है, और इन घटनाओं को याद करके फिर दहशत होती है, डर लगता है। लेकिन हम भरोसा दे रहे हैं कि अब देश में, प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई आतंकी घटना नहीं घटने पाए। इसके लिए सुरक्षा कर्मी, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां लगातार चौकन्नी है, और हर छोटी सी छोटी घटना पर तुरंत रिस्पॉन्स कर रही है, त्वरित उसको बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के